हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपका भौतिक मापन चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, जिसके अंतर्गत आपको मापन की इकाइयाँ, साथ साथ मापन के जो उपकरण थे जो भी आपके सेमेस्टर में दिए गए हैं, वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जो है गति एवं बल। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। शुरू करते हैं गति से कि गति क्या होती है। गति को इंग्लिश में हम कहते हैं मोशन, और ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है, 2017 में और 19 में। गति का मतलब क्या है? तो यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करे तो उसका यह स्थिति परिवर्तन ही कहलाता है गति। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई वस्तु या व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और 10-15 मिनट बाद क्या हो, वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाए। इसका मतलब क्या है? 15 मिनट यानी कि समय के उससे क्या हुआ, समय के अनुसार या समय के साथ में उसकी स्थिति बदल गई। जो पहले ए पॉइंट पर था, अब वो पहुंच गया बी पॉइंट पर। तो यही क्या है? यही कहलाता है गति। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए आप अभी किसी शहर में बैठे हुए हैं और कल आपको किसी कार्य से किसी अन्य शहर में जाना पड़ता है, तो क्या होगा? आज आप जहाँ पर हैं, कल आप किसी और जगह पर होंगे। समय के साथ आपकी स्थिति बदल गई, यही है गति। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी गतिमान है, वो उसकी स्थिति बदल रही है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद, सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ, सभी क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। नेक्स्ट आगे आइएगा नोट पॉइंट पर। यह ध्यान रखा जाए कि गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही होगी। जैसे कि आप रोड पर खड़े हुए हैं, तो आपको जो गाड़ी आपके सामने से निकल रही है, आपको वो गाड़ी कैसी लगेगी? चलती हुई, ठीक है, गतिमान लगेगी। और उस गाड़ी वाले को आप कैसे लगोगे? स्थिर। सेम ऐसे ही आप रोड पर खड़े हैं और कोई और व्यक्ति भी खड़ा है, तो आपके सापेक्ष वो व्यक्ति कैसा लगेगा? आपको स्थिर लगेगा। ठीक है, उसकी स्थिति नहीं बदल रही, तो वो कैसा है? विराम अवस्था में, यानी कि स्थिर अवस्था में आपको लगेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदल रही हो तो वो गतिमान है। जैसे कि पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सूर्य के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। सूर्य के सापेक्ष अगर हम देखें तो पृथ्वी की क्या है? स्थिति परिवर्तित हो रही है, कंटिन्यू वो चल रही है, घूम रही है। यही क्या है उसकी? कि वो गतिमान है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप क्या है? आप बाइक पर बैठे हुए हैं, बाइक चला रहे हैं, और आपका जो मित्र है वो बाहर खड़ा हुआ है रोड पर और वो आपको देख रहा है। तो आपके मित्र को क्या लगोगे? आप गतिमान लगोगे, चलते हुए लगोगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आप और आपके मित्र दोनों क्या हैं? रोड पर खड़े हुए हैं, तो आपके मित्र को आप कैसे लगेंगे? स्थिर अवस्था में, यानी कि विराम अवस्था में लगोगे। तो जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रही हो तो वस्तु गतिमान नहीं है, यह विराम अवस्था में है। जैसे कि पृथ्वी पर क्या है? जो भी स्थित वस्तुएं हैं वो पृथ्वी के सापेक्ष कैसी हैं? स्थिर अवस्था में है। पृथ्वी तो सूर्य के सापेक्ष गतिमान है, बट पृथ्वी पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, क्या हम लोग घूम रहे हैं? तो हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष अगर देखें तो हम लोग स्थिर अवस्था में हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप चंद्रमा को देखें तो आपको चंद्रमा क्या लगेगा? घूमता हुआ, कि चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिएगा आगे बढ़ते हैं गति के प्रकार पर। गति के प्रकार में क्या है? मान लीजिए मान क्या लीजिए, गति जो है हम लोग का चलना है वो किसी प्रकार से भी हो सकता है। हम सीधी रेखा में भी चल सकते हैं, हम गोल गोल घूम भी सकते हैं, ठीक है, हम कूद भी सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से कोई आगे पीछे भी दौड़ सकता है। तो यही क्या है? यही गति के प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार आपका आ गया है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? तो किसी कण का या किसी पिंड का, किसी निकाय का, ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, किसी कण का एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलना ही कहलाता है सरल रेखीय गति। सरल रेखा में गतिमान किसी कण की गति कहलाती है सरल रेखीय गति। जैसे कि आप अभी यहाँ पर खड़े हुए हो
और आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते हुए कहाँ पहुँच जाएं, इस पॉइंट पर पहुँच जाएं, तो आपकी गति कैसी रहेगी, एक सरल रेखीय गति रहेगी। चित्र में देखिएगा कार की गति, कार क्या है, एक सीधे मार्ग पर चल रही है कि नहीं चल रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो ये जो कार की गति है ये कैसी है, लीनियर मोशन, यानी कि सरल रेखीय गति है कार की। नेक्स्ट है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति 2017 में पूछी गई थी। वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। वृत्तीय गति क्या होती है, तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस कण के द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर की जाने वाली गति ही कहलाती है वृत्तीय गति। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जैसे बीच में एक पिंड है कोई, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है या कोई और पिंड है, और कोई दूसरा पिंड क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। तो ये जो दूसरा वाला पिंड है इसका घूमने का मार्ग कौन सा है, वृत्ताकार है, वृत्त बना रहा है, इसीलिए इसकी गति कहलाई जाएगी वृत्ताकार गति। आ गया समझ में। मान लो बीच में कोई पिंड नहीं है, फिर भी इस पिंड की गति क्या है, वृत्ताकार गति है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। घूर्णन गति क्या होती है, तो जब कोई पिंड स्थिर अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसकी गति कहलाती है घूर्णन गति। जैसे कि ये पिंड है आपका या कोई लट्टू है, लट्टू की गति से समझिएगा, लट्टू कुछ ऐसे होता है, तो बीच की एक एक्सिस होती है, इस एक्सिस के ही अराउंड घूमता रहता है, तो इसकी गति कहलाती है वृत्ताकार गति, सॉरी घूर्णन गति। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो अपनी अर्थ से ले लो। हमारी जो अर्थ है उसमें क्या है, बीच में एक एक्सिस है और उसी एक्सिस के चारों तरफ वो घूमती रहती है, अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर जब वो घूमती रहती है तो उसकी यही गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। अपनी अक्ष पर जो घूमना है वही कहलाएगा घूर्णन गति। जैसे कि लट्टू की गति या चक्की के पार्टों की गति क्या है, घूर्णन गति है। यहाँ पर देखिएगा चित्र के माध्यम से पहला सर्कुलर मोशन, ये बच्चा है, इस बच्चे के हाथ में एक रस्सी है और रस्सी के माध्यम से कोई बॉल बंधी हुई है। बच्चा किस प्रकार से घूमेगा, वो बॉल को घुमा रहा है, तो बॉल ये रही और बॉल कुछ इस प्रकार से गति कर रही है। तो बॉल की जो गति है वो कैसी हो रही है, बॉल ने कैसा मार्ग बना लिया, वृत्ताकार मार्ग बना लिया, इसलिए जो बॉल है इसकी गति कैसी कहलाएगी, वृत्ताकार गति कहलाएगी। सेम यहाँ पर एक अर्थ दिए, इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट देखिएगा कैसे पथ पर घूम रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इसीलिए सैटेलाइट की जो गति है वो क्या रहेगी, वृत्ताकार गति रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है, एक एक्सिस होती है, जैसे पंखे को आप देखिएगा, पंखा सभी के यहाँ लगा होगा, चल भी रहा होगा, तो पंखा जो है बीच में क्या है, एक एक्सिस है और उसी एक्सिस के चारों तरफ वो घूमता चला जा रहा है, तो ये जो गति कहलाती है वो कहलाती है घूर्णन गति। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए एक डिस्क है, इसमें बीच में ये एक्सिस है और डिस्क इसी एक्सिस के अराउंड जो है वो घूम रही है, तो यही कहलाएगी घूर्णन गति। लट्टू से समझ लो, ये लट्टू है, लट्टू में बीच में एक्सिस है, ये रही एक्सिस, और इसी एक्सिस के अराउंड जो है वो लट्टू घूम रहा है, तो लट्टू की जो गति है वो क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। और जब कोई वस्तु वृत्त बनाती हुई घूमेगी तब उसकी गति कहलाती है वृत्ताकार गति, यानी कि इस वृत्ताकार पथ पर गति करना वृत्ताकार गति और अक्ष पर गति करना, अक्ष पर घूमना होता है घूर्णन गति। उम्मीद है कि आप सभी को अंतर समझ में आ गया होगा। मेन अंतर क्या है, वृत्ताकार गति में एक वृत्ताकार मार्ग पर गति होगी, जबकि घूर्णन गति में अक्ष पर घूर्णन होगा, यानी कि अक्ष पर गति की जाएगी। इसके बाद आते हैं हम दोलन गति पर। दोलन गति क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोलन गति, 2022-23 दोनों में पूछी गई थी दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति कहलाती है दोलन गति। सीधी सी बात है, जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करेगी तो होगी क्या, दोलन गति। जैसे कि यहाँ पर है आपका एक इस प्रकार से पेंडुलम सा, और ये इसकी निश्चित थी वो
साम्य स्थिति है तो ये इसके इधर जाएगा और फिर इधर आएगा, यानी कि एक निश्चित बिंदु यानी साम्य स्थिति के आगे पीछे घूमना ही कहलाता है दोलन गति। जैसे कि आपकी झूला झूलते हुए बालक की जो गति रहेगी वो कैसी रहेगी, दोलन गति रहेगी। घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी है, दोलन गति है। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है आवर्ती गति। आवर्ती गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है या पुनरावृत्ति होती है तो वो कहलाती है आवर्ती गति। इसमें होने वाली गति को ही हम बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक है, मतलब कि कोई पिंड है वो निश्चित समय के बाद अपनी गति दोबारा दोहराएगा, वो कहलाएगी आवर्ती गति। सभी दोलन गतियाँ आवर्ती गति होती हैं, बट सभी आवर्ती गतियाँ दोलन गति नहीं होती हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है, एक आवर्ती गति है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका पेंडुलम सा लगा हुआ है। ठीक है, यह इसकी साम्य स्थिति है और क्या कर रहा है, ये साम्य स्थिति यानी कि आपका ये जो है इसके आगे पीछे घूम रहा है। इधर को जाता है फिर लौट के आता है, फिर इधर जाता है फिर लौट के आता है, यानी कि ये इस प्रकार से घूमना ही क्या कहलाएगा, दोलन गति कहलाएगा। ऐसी झूला झूलता हुआ बालक देखिएगा, इधर आगे आ रहा है फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, तो इसकी यही गति क्या है, दोलन गति है। जबकि पेंडुलम को देखो, यहाँ पर पेंडुलम साम्य स्थिति इसकी ये रही, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो कौन सी गति है, दोलन गति है। बट आपने पेंडुलम को जब देखा होगा तो पेंडुलम क्या है, एक निश्चित समय के बाद गति अपनी दोहराता रहता है, तो ये यहाँ पर जो गति है वो आवर्ती गति भी है। आवर्ती गति में बस यही है कि जो गति है वो निश्चित समय के बाद दोहराते रहना। जैसे कि मान लीजिएगा कि आप क्या है, एक पथ पर चल रहे हैं, एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट बी है। आप ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं 10 सेकेंड में, उसके बाद वापस आप बी से ए पॉइंट पर आ गए 10 सेकेंड में, फिर से आप ए से बी पॉइंट पर गए 10 सेकेंड में, फिर बी से ए पॉइंट पर आ रहे 10 सेकेंड में, बार बार ऐसा कर रहे हो तो ये गति कैसी हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि सारी दोलन गतियाँ तो आवर्ती गति होती हैं, पर आवर्ती गति, सभी आवर्ती गतियाँ दोलन गति नहीं होती हैं। यहाँ से मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, वृत्ताकार गति में जब सूर्य, बीच में हम सूर्य मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं अर्थ। ठीक है, तो अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और एक निश्चित समय अंतराल में एक चक्कर पूरा करती है और उसके बाद फिर एक चक्कर, यानी कि उसका जो चक्कर है वो एक निश्चित, उसकी जो गति है वो दोहरा रही है, एक निश्चित समय में ही कंप्लीट कर रही है और फिर से दोहरा रही है, तो उसकी जो गति वो कहीं ना कहीं आवर्ती गति भी है। क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो आवर्ती गति जो है वो किसी भी आकार में हो सकती है, वृत्ताकार पथ पर भी हो सकती है, आपकी दोलन गति के जैसे भी हो सकती है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आवर्ती गति जो है वो दोलन गति आपकी हमेशा नहीं होगी, कभी कभार हो सकती है, लेकिन सभी दोलन गतियाँ जो है वो आवर्ती गति होती हैं। दोलन गति के मैं और एग्जाम्पल भी आपको दे सकती हूँ, जैसे कि तार लगे हुए होते हैं घरों में, इस पर जब आप हाथ मारेंगे, कोई रॉड यहाँ पर लगी हुई है और उस पर आप हाथ मारेंगे तो क्या होता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, दोलन गति हो रही है। ठीक है, एक होती है आपकी कंपन गति। दोलन गति और कंपन गति में क्या डिफरेंस है, तो दोलन गति में आवृत्तियों की संख्या कम होती है, मेन डिफरेंस बस इनका यही है, वैसे इनमें कोई अंतर नहीं है दोलन गति और कंपन गति में, बस इतना ही अंतर है कि दोलन गति में आवृत्तियां कम होती हैं, जबकि कंपन गति में जो आवृत्तियों की संख्या होती है वो अधिक होती है, इसीलिए उसको हम कंपन गति बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम प्रक्षेप्य गति पर। दोनों में अंतर समझ में आ गया, क्या अंतर था दोनों में, तो देखिए हाईलाइट कर देती हूँ दोनों का अंतर। दोलन गति में निश्चित बिंदु यानी कि साम्य स्थिति के आगे पीछे गति करना वो होता है दोलन, और आवर्ती गति में नियत समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहना ये होता है आवर्ती गति। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, तो जब कोई वस्तु या पिंड कुछ प्रारंभिक वेग को देकर के फेंका जाता है और गुरुत्व के कारण वह परवलयाकार पथ पर गति करते हुए वापस पृथ्वी पर आ जाता है, तो ये गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। जैसे खिड़की के द्वारा फेंकी गई गेंद,
आप ऐसे समझिएगा कि आप जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बट आपको पता है बॉल ऊपर तो गई, कुछ समय बाद पृथ्वी ने उस पर बल लगाया, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो बॉल फिर क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। बॉल ने एक पथ यहाँ पर तय किया है, वो कैसा है? परवलयाकार है। ये वाला जो पथ है वो कैसा है? परवलयाकार पथ। और जो बॉल के द्वारा ये गति की गई, यही गति कैसी है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। सभी को स्पष्ट हो गई यहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये बॉल दी गई है आपकी और इस बॉल को क्या किया? यहाँ से इस शेप में फेंका। हमने फेंका तो ऊपर था, बट वो घूमते हुए कहाँ आ गई? इसके अंदर आ गई। तो ये जो पथ बना, ये पथ बना है हमारा परवलयाकार पथ, और जो यहाँ पर गति हुई है वो हुई है हमारी प्रक्षेप्य गति। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका दूरी। दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी को देख लीजिएगा। वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, तो ए से बी पॉइंट की जो लंबाई है यही कहलाती है दूरी। मान लीजिए आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया था, बी पर पहुंचे और इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर, तो आपने कितनी दूरी तय की ए से बी पॉइंट पर जाने में? 1 किलोमीटर। अब आप क्या कर रहे हैं? इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आ रहे हो, तो देखो जब ए से बी पॉइंट पर गए तब कितनी दूरी तय की? 1 किलोमीटर। और जब बी से ए पर आए फिर से कितनी तय कर ली? 1 किलोमीटर। तो आपने इसमें दूरी कितनी तय करी? 2 किलोमीटर। पहले आप क्या हुए? ए से बी पर गए, फिर आपने क्या किया? बी से ए पर आए। आया समझ में? तो दूरी क्या होती है? किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई कहलाती है दूरी। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे आप क्या कर रहे हैं? घर से जा रहे हैं स्कूल, और घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। तो घर से स्कूल जाने में आपने कितनी दूरी तय की? घर से स्कूल जाने में कितनी दूरी तय करी है? 4 किलोमीटर की। अब आप स्कूल से वापस घर आते हैं, घर से स्कूल भी गए और स्कूल से वापस घर भी आए, तब आपने कितनी दूरी तय करी है? तब आपने 4 किलोमीटर जाने की, 4 किलोमीटर आने की, यानी कि तब आपने उस स्थिति में 8 किलोमीटर की दूरी तय की। क्लियर? जो दूरी है वो कैसी राशि है? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का मात्रक मीटर, किलोमीटर ये सभी रहते हैं। ठीक है, मानक मात्रक में क्या रहेगा? मीटर रहेगा। इसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन जो है वो है वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं हम विस्थापन। जैसे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। क्लियर है? और बीच में एक पॉइंट है वो है सी, और ए से सी पॉइंट के बीच तक की दूरी कितनी है? सी पॉइंट यहाँ लिखती हूँ, ए से सी पॉइंट तक की दूरी है 2 किलोमीटर। ठीक, लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर है। अब आपने क्या किया? आपने चलना शुरू किया ए पॉइंट से और आप पहुँच गए बी पॉइंट पर। फिर आपका मन हुआ और आप लौट करके आ रहे हैं कहाँ पर? सी पॉइंट पर। तो इस स्थिति में विस्थापन कितना बनेगा? विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। आपकी अंतिम स्थिति क्या है? सी, और प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ए। ए और सी के बीच की डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है? लंबाई 2 किलोमीटर। तो आपका विस्थापन बन जाएगा 2 किलोमीटर। बट यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करें कि आपने कितनी दूरी तय की थी, तो देखिए पहले आप कहाँ गए? ए से बी बिंदु पर गए, तब आपने 10 किलोमीटर चले, और फिर आप बी से सी बिंदु पर आए। बी से सी बिंदु के बीच की दूरी कितनी रही होगी? जब ए से सी की 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी रही होगी? 8 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो आप ए से बी तक गए 10 किलोमीटर, फिर बी से सी तक आए 8 किलोमीटर। आपने दूरी कितनी तय करी इस कंडीशन में? तो दूरी आपने तय करी 10 और 8 18 किलोमीटर। अंतर समझ में आया? विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होती है? एक एग्जाम्पल और देंगे जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा।
ये है आपका घर और ये है आपका विद्यालय। आप घर से विद्यालय गए 4 किलोमीटर चल के, ठीक है। और फिर आप क्या हुआ, विद्यालय से अपने घर आ गए, तब भी आपने 4 किलोमीटर ही तो चला होगा। उस कंडीशन में दूरी कितनी तय करी होगी आपने? घर से विद्यालय की 4 और विद्यालय से घर की 4, यानी कि 8 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना तय किया होगा, बताओ फटाफट से। आपकी अंतिम स्थिति भी घर है और प्रारंभिक स्थिति भी घर ही था, तो विस्थापन इस कंडीशन में क्या हो गया, घर। मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी हुई, 0 हुई, क्योंकि आप तो घर पर ही बैठे हो। तो विस्थापन इस कंडीशन में हो जाएगा 0। समझ में आया है विस्थापन और दूरी है क्या? एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा। इस प्रकार से आपकी प्रारंभिक स्थिति, आपने ए बिंदु से चलना शुरू किया, बी बिंदु पर आए और फिर आप पहुंचे सी बिंदु पर, ठीक है। ए बिंदु से चलना शुरू किया और आप कहाँ पर आए, बी बिंदु पर, फिर उसके बाद आए हैं सी बिंदु पर। तो इस कंडीशन में दूरी कितनी तय करी होगी आपने, फटाफट से सभी लोग बताइए, दूरी कितनी तय करी है? ए से बी पर आए, 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए किलोमीटर ले लेते, 3 किलोमीटर चले हुए हैं। फिर बी से सी पर आए, 4 किलोमीटर, 3 और 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन बताइएगा। विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति है सी। ए और सी के बीच की कितनी दूरी है, न्यूनतम दूरी, तो वो आपको ये वाली रेखा लेनी पड़ेगी, कितनी है, 5। तो विस्थापन इस कंडीशन में हो जाएगा 5 किलोमीटर। आया समझ में अंतर कि विस्थापन और दूरी में मेन अंतर क्या है? तो यहीं से आपका एक पॉइंट स्पष्ट हो जाता है कि विस्थापन जो है वो क्या है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है इसको बताने के लिए, और मात्रक इसका जो मानक मात्रक रहेगा वो रहेगा मीटर, ठीक है। नोट पॉइंट देखिएगा, विस्थापन जो है आपने यहाँ से समझा कि विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से हमेशा छोटा रहेगा, दूरी से कभी बड़ा नहीं होगा विस्थापन, ठीक है। जैसे आप घर से विद्यालय गए, तो इस कंडीशन, आप वापस लौट के नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। बट अगर आप लौट करके आ जाते हैं तो उस कंडीशन में दूरी बढ़ जाएगी, विस्थापन कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन में अगर आप संबंध देखोगे तो विस्थापन जो है वो सदैव दूरी के बराबर या उससे छोटा रहेगा। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट निकल आएगा, दूरी को ट्रांसफ़र करो इधर से इधर, तो विस्थापन बटे दूरी इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1। अर्थात विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम और 1 के बराबर रहता है। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो आज फिर इतना ही रखती हूँ मैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा चाल, जिसमें मैं आपको स्पीड के बारे में बताऊंगी और उसी में मैं आपको फोर्स पढ़ाऊंगी। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।